Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम जैसे करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज जो है हमने इससे पहले जो हमने किया था अभी तक जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने जो है नेक्स्ट किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के दो बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट सेट। उसके बाद में हमने किया था इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, देन हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं अजम्पशंस अंडरलाइंग लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जब हम बात करते हैं अजम्पशंस की, सबसे पहले जो इसकी अजम्पशन है वो है लीनियरिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की सबसे पहली जो अजम्पशन है वो है क्या है, वो लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर। एक्चुअल में लीनियर का मतलब क्या है? लीनियरिटी जो लीनियरिटी है इट इज प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिक्स है, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ मैथमेटिकल relationship under which we can graphically represent it as a straight line। मतलब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब क्या है कि लिनियरिटी क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप और अ फंक्शन दैट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जब लीनियरिटी की बात करते हैं, जब हम किसी लीनियर फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो उसकी अगर हम सपोज हमारे पास है x प्लस वाई, ठीक है, तो उसकी पावर क्या है? 1 है। जब उसकी पावर 1 हो तो वो क्या हो जाती है? लीनियर इक्वेशन हो जाते हैं। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। या 2x प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। मतलब क्या है? जिसकी पावर 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, इसमें अगर हमारे पास कोई x एंड y की वैल्यूज आ जाएं तो वो क्या होगा? वो हमारे पास क्या निकल आएगी? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, सो इसलिए क्या कहते हैं, जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स होते हैं या नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं दैट शुड बी लीनियर, वो लीनियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी सेकेंड है वो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी में क्या है? इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम we assume that we can use any quantity of input and produce any quantity of various inputs and the quantities need not necessarily be complete units। इसमें क्या है कि हम जितनी भी क्वांटिटी ऑफ इनपुट और जो है अगर हम उनकी यूज की बात करें या प्रोडक्शन की बात करें तो हम कितने भी कर सकते हैं। मतलब ये डिविजिबल हैं। ये कितनी भी क्वांटिटी में हम इनको क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में इसको यूज कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यही चीज है इसमें। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है एडिटिविटी। एडिटिविटी में क्या है कि टू फाइंड टोटल क्वांटिटी ऑफ एन इनपुट और आउटपुट इट इज अज्यूम्ड दैट वी कैन ऐड ऑल द इंडिविजुअल इनपुट्स और आउटपुट। तो उसमें क्या है कि अगर हम कोई किसी भी तरीके से कोई टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पता करना चाहते हैं या हम पता करना चाहते हैं हमने कितनी इनपुट्स हैं जो एक किसी के प्रोडक्शन के लिए हमको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उनको ऐड ऑन करेंगे। सो उसमें क्या ऐड ऑन का मतलब क्या है? हम जो इंडिविजुअल इनपुट्स हैं उनको ऐड करके हम फाइनल जो है टोटल आउटपुट, टोटल इनपुट्स जो हमको चाहिए वो निकाल सकते हैं। या हम ये क्या बात करें, हमारे पास दो मशीनरीज हैं। लेट्स से कि एक मशीनरी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है ए और बी प्रोड्यूस करती है 30 यूनिट्स। अगर मैं बोलूं कि दोनों कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं किसी प्रोडक्ट की, सपोज वो प्रोडक्ट है एक्स प्रोडक्ट को 10 प्रोड्यूस करती हैं, ये एक्स प्रोडक्ट 30 करती हैं,
तो मैं बोल सकता हूं ए बी दोनों कितनी करती हैं 40। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एडिटिविटी है। हम ऐड करके जो है हम टोटल क्वांटिटी को बता सकते हैं, टोटल यूनिट्स को बता सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी है। उसमें है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स में क्या है, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द प्रोड्यूसर हैव टू टैकल नंबर ऑफ डिफिकल्टीज एंड लिमिटेशंस। दिस आल्सो रेफर्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट एंड फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स। उसमें क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है उसको कई तरीके की जो डिफिकल्टीज हैं और लिमिटेशंस है उसमें निकलना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं। ठीक है, उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट उसने प्रोड्यूस करना है, तो उसको कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो उसमें बताया जाता है कि जैसे हमने पीछे भी किया था, हमने एक एग्जाम्पल की थी, उसमें मैंने बोला था कि सपोज करो कि हमारे पास एक तरीके से क्या है कि हमारे एक हम टेबल बना सकते हैं और एक चेयर बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 मशीन्स हैं। ठीक है, या हमारे पास जो हैं, अगर वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो टेबल को कारपेंटर को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं, और चेयर को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं पहले एक वर्कर को। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, और मैक्सिमम क्या है हमारे पास जो है कारपेंटर का काम करने के लिए मैक्सिमम टाइम हमको गिवन है 50 आवर्स। तो हम कितनी चेयर और कितने टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमको क्या है, हमको इनपुट्स के लिए फाइनाइट नंबर गिवन होते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स की सहायता से हम इसको जो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनको जो है सेटअप किया जाए। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इसकी जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है कांस्टेंट प्राइसेस। इन लीनियर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन इट इज अज्यूम दैट प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसमें हम प्राइसेस को कांस्टेंट मान के चलते हैं। मतलब अगर लेबर है, अगर हम कोई मशीनरी की बात कर रहे हैं या हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो उसके प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आए। मतलब हम उसको क्या मान के चलेंगे कि ये प्राइसेस हैं वो क्या है, सेम है, चाहे वो इनपुट्स के हो चाहे वो आउटपुट के हो, मतलब चाहे वो किसी प्रोडक्ट के हो। ठीक है, चाहे हम चेयर की बात करें कि चेयर का प्राइस जो है वो सेम रहे, चाहे टेबल है उसका भी प्राइस है वो हम क्या मान के चलते हैं, वो भी सेम है। टेबल का प्राइस भी क्या है, सेम मान के चलेंगे। या फिर अगर हम उसके बाद में आगे की बात करें, या हम कह सकते हैं कि टेबल के प्राइस की भी हो गई, और उसके बाद में अगर हम कॉस्ट की बात करें, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है जो, ठीक है, जो टेबल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, या जो है अपने चेयर को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, वो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं। मतलब अगर मैं इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को बात करूं, जो बच्चे इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के हैं, तो वो इसको इजीली कैसे समझ सकते हैं कि ये मान लो कि ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है। मतलब क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन किस में है, गुड्स मार्केट में भी है, ठीक है, एंड दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो ये लेबर मार्केट कह सकते हैं हम, कि लेबर मार्केट में भी क्या है, कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में मान के चलते हैं ना कि सभी चीजों के जो प्राइसेस हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब ये प्रोडक्शन है, ये जो एलपीपी की जो कंडीशन ली गई है, ये ली गई है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, जिसको हम पूर्ण प्रतियोगिता का जो सिचुएशन मानते हैं। ठीक है, तो ये आपको होप सो समझ आ गया होगा। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल, मैंने कल भी बोला था कि हम एग्जाम्पल से इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने हमारे पास अगर एक प्रॉब्लम गिवन हो तो उससे हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की इक्वेशंस को कैसे सेटअप करेंगे। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें है, सपोज इन मार्केट 2 फूड्स आर अवेलेबल। 2 फूड हमको अवेलेबल है, कौन कौन से, फूड 1 एंड फूड 2। ठीक है, दीज फूड्स कंटेन 3 न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी कोई भी हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, आयरन हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये चीज लिखी हुई है। उसमें क्या है, 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन्स 10 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन ए, 5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन बी, 2 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन सी। उसके बाद में इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, फूड की जो है फूड 1 है उसकी 1 यूनिट की 60 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में 1 यूनिट ऑफ फूड 2, अगर हम दूसरी फूड 2 की अगर 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमको 4 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट
ए, 5 ऑफ न्यूट्रिएंट बी एंड 6 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट सी, ये हमको मिलते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है? 100 रुपीज। तो इसमें क्या है, सपोज जो हमको मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक इंसान को तीनों न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम बात करें कि एक इंसान को तीनों न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसकी जो है मिनिमम क्वांटिटी कितनी चाहिए उसको? 20 यूनिट्स ऑफ ए बी एंड सी की क्या है? 20 यूनिट्स ऑफ ए, वो रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, ए बी सी एंड सी आर 20 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ए के लिए कितनी चाहिए? 20 यूनिट्स मिनिमम चाहिए, बी के लिए हमको 20 यूनिट्स मिनिमम चाहिए और सी के लिए 20 यूनिट्स मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 अ पर्सन मस्ट परचेज फ्रॉम द मार्केट सो दैट मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड एंड द कॉस्ट इज मिनिमम पॉसिबल। मतलब कितने वो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट के लिए वो क्या करे, मतलब कितना परचेज करे फूड 1 को और फूड 2 को। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक है फूड 1 एंड एक है फूड 2। ठीक है, और हमारे पास न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से गिवन है? ए, बी एंड सी। ठीक है जी, यही गिवन है ना हमारे पास। चलो ये 3 न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो यहां पे हम लिख देते हैं कॉस्ट। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी कितनी चाहिए। देखिए अब पहले सबसे पहले फूड 1 में कितना कंटेन करता है? 5 यूनिट। 4 सबसे पहले ए में कितना करता है? फर्स्ट यूनिट। फूड 1 में कितना करता है? 10 यूनिट्स ऑफ ए, देन 5 यूनिट्स ऑफ बी, ठीक है, एंड 2 यूनिट्स ऑफ सी। 2। नेक्स्ट फूड 2 में कितना कितना करता है? 4 यूनिट्स ऑफ ए, 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड 5 यूनिट्स ऑफ बी, 6 यूनिट ऑफ सी। ठीक है जी, उसके बाद में जो फूड 1 है उसकी कॉस्ट कितनी है? 60 रुपी। कितनी कॉस्ट है? 60 रुपी है। और बी की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद में जो मैक्सिमम क्वांटिटी हमको चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम की, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे है मिनिमम। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमको ए की है, ए फूड की है 20 यूनिट्स, बी की है 20 यूनिट्स एंड सी की है 12 यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट इज टू बी मिनिमम पॉसिबल। कितनी कॉस्ट मिनिमम होगी? मतलब अभी देखो क्या है, फूड 1 की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 60। मतलब फूड 1 हमने सपोज करो कोई x1 क्वांटिटी है, हमने प्रोड्यूस किया, ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, ये कोई वेरिएबल है, 1 2 3। ठीक है, तो 60 की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 60 इंटू x1। ठीक है, तो यही होगी ना उसके लिए फूड 1 के लिए कितनी कॉस्ट होगी? 60 इंटू जितनी क्वांटिटी फूड 1 की हुई। सपोज करो x1 है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी क्या प्रोड्यूस करता है? x1, जो परचेज करता है। ठीक है, तो क्या होगा? 60 इंटू x1, ये हो गई। और उसके बाद में जो है फूड 2 है, फूड 2 के लिए सपोज करो कि वो x2 क्वांटिटी कंज्यूम करता है, तो फूड 2 के ऊपर खर्चा टोटल कितना हो जाएगा? 100 इंटू x2। ठीक है, 100 इंटू x2 आ गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? हमारी टोटल कॉस्ट क्या बन गई? तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? 60 इंटू x1 प्लस 100 इंटू x2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमने क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब इस चीज को कैसे करें? सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ए है, मतलब हमने फूड 1 की कोई x क्वांटिटी कंज्यूम की हो, जो x1 क्वांटिटी कंज्यूम की है उससे हमको कितने मिलेंगे? 10। हमने क्या की? x1 क्वांटिटी कंज्यूम की। ठीक है, तो हमको ए की यूनिट से कितने मिलते हैं? 10 मिलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट ए के कितने मिलते हैं? 10 ही यूनिट्स मिलते हैं। तो हमको 10 इंटू x1 हो जाएगा।
ठीक है, और b से कितने मिलते हैं 4 इंटू x2। हमको मैक्सिमम कितने चाहिए 20, सॉरी मिनिमम कितने चाहिए 20, मतलब 20 तो चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 20 चाहिए ना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू। उस तरीके से ये तो आ गई हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अब सेकंड के लिए ये तो आ गई हमारी ए न्यूट्रिएंट के लिए। अब बी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो बी में क्या है, x1 क्वांटिटी कंज्यूम की, तो अगर हम सपोज करो कि x1 क्या है 2 है, ठीक है, अगर हम b को जो है f1 को 2 क्वांटिटीज हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं 2 यूनिट्स, तो उसमें हमको क्या मिलेगा, 2 फूड की 2 यूनिट हमने क्या की, दो फूड की 2 यूनिट्स हमने क्या की, हमने कंज्यूम कर ली। तो 1 से हमको मिलती है 5, तो टोटल 2 से क्या मिलेगी 10, मतलब 2 इंटू 5 10 हो गया। तो अगर वो x1 है तो 2 की जगह पे x1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब x1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या आ जाएगा 5x1। सो इसलिए क्या आ गया यहाँ पे 5 इंटू x1, और x2 के ऊपर हमने क्या की है, जो है फूड 2 की x2 क्वांटिटी की है, तो x2 इंटू 5, ठीक है, मतलब 5x2 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी हमको कितनी चाहिए 20। मैंने पहले भी बताया है आपको, मिनिमम कम से कम हमको 20 चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा यहाँ के ऊपर क्या साइन लगाया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद में थर्ड केस आ गया। थर्ड केस में क्या है कि x1 हमने कंज्यूम किया है, x1 क्वांटिटी, तो हम टोटल कितनी हमको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं सी के 2 इंटू x1, ठीक है, और फूड 2 की हमने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है x2, तो उसके लिए हमको कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं 6 इंटू x2। हमको मिनिमम कितने चाहिए 12, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम हमको 12 चाहिए, उससे ज्यादा भी अगर मिल जाए तो कुछ बुरा नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारे पास ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, और ये हमारे पास बन गए हमारे सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या यहाँ पे एक चीज और मान के चलते हैं, वो क्या है कि जो x1 है एंड x2 की क्वांटिटी वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देट आर नॉन जीरो, मतलब उनकी वैल्यू क्या है नॉन जीरो है, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स। और इसके बीच में जो हमने वेरिएबल्स लिए हैं x1 एंड x2 वो क्या है, वो नॉन नेगेटिव हैं। क्यों, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो है फूड 1 मैंने -1 कंज्यूम किया या -2 कंज्यूम किया, या तो ये 0 कंज्यूम होगा या कुछ इसकी वैल्यू होगी, या तो आप बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करोगे, या आप कुछ ना कुछ इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ आप कंज्यूम करोगे। सो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, या तो 0 के इक्वल हो या 0 से ज्यादा हो, ठीक है। होप सो आपको जो है ये वीडियो में सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आगे लेके चलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। एंड दोबारा फिर से जिन बच्चों ने अभी तक अपना मेरे जो ये चैनल है अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।